नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इस समय कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर अजय माकन बात कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं वहीं पर। कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा കാര്യक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अभिषेक सिंह। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert and then on the contrary you blame us?
As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of a regime which increasingly wants to, which is losing its balance, losing its equilibrium, and is frustrated at the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like. You will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी। आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है, और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। तो कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोलते हुए कि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। 5 तारीख को उन्होंने महंगाई पर आंदोलन करने की बात कही है। 3 मुद्दे उनके सामने हैं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगा है, उसको लेकर वो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च करना चाहते हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर उन्हें वो मार्च नहीं करने देना चाहते और अचानक से आज जो है घेराबंदी कर दी गई है सोनिया गांधी जी के घर की और सड़कों पर पुलिस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये वो समझना चाह रहे हैं। आपको अपडेट देते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस में स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को भी सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को ईडी ने इस ऑफिस की तलाशी ली थी। एजेंसी ने कहा है कि परिसर को फिलहाल इजाजत लेने के बाद ही खोला जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामला सामने आने पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस नेता पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। उनका कहना है कि अचानक इस बैरिकेडिंग की क्या वजह है। मेरे साथ अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं जो एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे समझते हैं इस समय की ये स्थिति कहां जा रही है। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल तो यही मन में आ रहा है कि जो इस समय कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है और उनके सामने क्लैरिटी नहीं है उन्हें क्या चाहिए, और वो ये कदम सिर्फ कांग्रेस को रोकने के लिए कर रही हैं क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे से इस समय दूर रहना चाहती है बीजेपी की सरकार। आपका क्या व्यू है इस पर? जी, महंगाई मुद्दे पर तो लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हुई है, तो ये कहना कि सरकार इस मुद्दे को डिस्कस नहीं करना चाहती है उचित नहीं होगा। दूसरी जगह पे ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो बातें तो कर रही है महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीजों की, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन करना है तो नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है तब उनके वर्कर और लीडर जो हैं वो ज्यादा जोश में नजर आते हैं और सड़कों पर हमने देखा है किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है। यही जोश अगर कांग्रेस लोगों के मुद्दों को उठाने में दिखाए तो शायद कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो चुनावों में बेहतर हो सकता है। अब नेशनल हेराल्ड केस जो है इसमें ईडी अपना काम कर रही है और अगर ईडी के पास जो तथ्य हैं वो मजबूत नहीं है तो कोर्ट से जरूर राहत जो है वो कांग्रेस पार्टी और सोनिया और राहुल गांधी जी को मिल सकती है। तो इसमें इतना विचलित होने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जो है जो ऐसे किसी पार्टी जो आज के डेट में 50 सीटों पर सिमट कर रह गई है पूरे देश में, उससे कोई उसको खतरा नजर आ रहा है और उससे बचाव के लिए ये सारे
जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो 5 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर के घर के घेराव का जो एक प्रदर्शन था कांग्रेस का, उन्होंने जो प्लान किया है उसको रोकने के लिए जरूर हो सकता है कि ये प्रिवेंटिव मेजर हो, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, प्रधानमंत्री का घर जो है वो एक वीआईपी और सिक्योर्ड जोन में आता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार वहां पे होगी तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन को अलाउ करेगी। हाँ, बाकी जगहों पे जरूर प्रदर्शन किया जा सकता है। करेक्ट। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी जी भी जुड़ गई हैं। करुणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं, जैसा कि यहां पर अमिताभ जी भी कह रहे हैं कि एक कारण यह हो सकता है कि वो वीआईपी एरिया है, शायद इसलिए यहां पर सरकार जो है कदम उठा रही है और उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो अहम मुद्दे हैं उनसे दूर रहना चाह रही है। आपका नजरिया क्या बनता है? क्या यही एक ग्राउंड हो सकता है इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने का? क्योंकि एक वीआईपी एरिया, इन्होंने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री के आवास से राष्ट्रपति भवन तक जाने की तैयारी है 5 अगस्त को, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस उसी का विरोध कर रही है। क्या ये ग्राउंड काफी है इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए? देखिए, ये जो सरकार है वो संवैधानिक आर्टिकल 19 का उल्लंघन बहुत कर चुकी है। बहुत लोगों की स्पीच सप्रेस हुई है और ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे आप कांग्रेस को देख लें, टीएमसी को देख लें, शिवसेना, भूतपूर्व शिवसेना को देख लें, उनके खिलाफ जिस तरीके का अटैक किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। ये कभी पार्लियामेंट में होता है, कभी लोकसभा में होता है और कभी और जगहों में होता है। नाउ अभी अगर आप ये लेटेस्ट एक्शन लेके देखें और किस दिन पे हुआ, इस दिन पे जब सीपीआई इन्फ्लेशन 7% है, होलसेल इन्फ्लेशन लेकिन 15% है, सब्जियों पर है 14.6%, 14.6, 14, फ्यूल पेट्रोल पे है 10%। तो छोटे बिजनेसेस और किसानों पर और गरीबों पर बहुत ही बुरा फर्क पड़ रहा है और बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। रोज मतलब दिन पर दिन और भी खराब होता जा रहा है। सब्जियों पे जो जीएसटी की जो बात हुई है बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा है और अगर गवर्नमेंट अगर ऑपोजिशन ये इश्यूज ना उठाए और ऑपोजिशन के लीडर्स के घरों को मतलब बिल्कुल ही प्लेटून्स लगा दिए जाए, एक 75 उम्र की महिला को इतनी सारी प्लेटून्स की क्या जरूरत है? इतनी सारी बटालियंस उनके खिलाफ उनके घर के बाहर लगाने की क्या जरूरत है? तो फिर ये रियली हमें लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं और सही है जो हमारे पहले बोल रहे थे कि 50 सीटें हैं, ये बिल्कुल सही है। तो फिर ये जो हमें लग रहा है ये सरासर डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स है। जो गवर्नेंस है उसकी गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस कैसे होती है? अगर आप सुने कि लोगों की मुश्किलें क्या हैं और अगर आप, इसीलिए हमारा संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 कहता है कि ये फ्री स्पीच एक जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स ना सुने और न्यूज आप बदलते रहें और लोगों को ईडी के पास बुलाते रहें या तो घेराव करते रहें या तो ऐसे मतलब प्लेटून्स भेजते रहें, मतलब किस वजह से? टीवी विजुअल्स वहां लाने के लिए, ना कि लोगों, सब्जी मार्केट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लोगों की भूख इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब छोटे बिजनेसेस के हमारे नागरिकों के की मुश्किलें हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि लोग टीवी पे मतलब बटालियंस देखना चाह रहे हैं। करेक्ट करुणा जी, लेकिन तो यहाँ पर सरकार का जो तर्क है वो ये है कि जैसा अमिताभ जी भी कह रहे थे कि वो चर्चा से पीछे नहीं हट रही हैं। यहाँ पर संसद में चर्चा करने की कोशिश की, यहाँ पर इनफैक्ट विपक्षी पार्टियां ही जो हैं वो प्रदर्शन करती गई, उनकी वजह से बहुत सारे उनके सांसदों को बाहर किया गया। उसके बाद जवाब भी दिए यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, महंगाई को लेकर। तो सरकार का तर्क ये है कि हम तो बात करने को तैयार है, विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं है। जी, अगर आप, अच्छी बात तो ये है कि कुछ हद तक हमें दिखता है कि लोकसभा में क्या हो रहा है और लोकसभा में क्या नहीं हो रहा है। तो जब, और ये जो सरकार है वो बात बदलने में बहुत माहिर है, बहुत अच्छे से वो बात बदल देते हैं।
जैसे कि जब स्मृति ईरानी जी से एक प्रश्न पूछा गया उनके फैमिली बिजनेस के बारे में, उन्होंने बोला फैमिली बिजनेस नहीं है। ये जो विवाद चल रहा था, ये बात उन्होंने पलट दी और सोनिया गांधी जी का घेराव हो गया। फिर आप महंगाई की जब बात करी महुआ मोइत्रा ने और लोगों ने, तो फिर उनके हैंडबैग, उनके बहुत पुराने हैंडबैग के ऊपर तर्क होने लगा। तो फिर हमें नागरिक होते मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन संविधान हमारे लिए बहुत प्रिय है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे हटके सोचें कि हमारी लाइफ में और बाकी नागरिकों की लाइफ में मेन चीज क्या है? बेरोजगारी है क्या? खाना नहीं आ रहा घर पे? फैमिली में लोगों की अगर कोई बीमार हो तो उनको ठीक से हेल्थ केयर नहीं मिल रहा जी। पैसा जा कहाँ रहा है? टैक्स जो सब लोग देते हैं वो जा कहाँ रहा है? हो क्या रहा है? करेक्ट। तो ऐसा दिखाई देता है कि इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन के मोड में है, और जैसा कांग्रेस कह भी रही है कि क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है, वो महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को लेकर ही ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है। और जैसा आप कह रही हैं कि हो सकता है कि एक बेहतरीन विजुअल दिखाई देते हैं जहां पर सड़कों पर आपको पुलिस दिखाई देगी, वो बेहतर दिखाई देगा, सरकार शायद उस कोशिश में लगी है, ये पॉसिबल है। आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी और दिलचस्प चर्चा और हम यहाँ पर आगे करना चाहते हैं। अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दें कि देश में जो लगातार मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली राजनीति बढ़ती जा रही है, जी हम बात कर रहे हैं फ्री रेवड़ी कल्चर की, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। दरअसल कुछ समय से मुफ्त की सुविधाओं के नाम पर जनता को मुफ्त का लॉलीपॉप देकर वोट पाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों का चुनावी हथियार बन चुकी है, जिसके खात्मे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुफ्त की सुविधाएं सरकारी खजाने के लिए दीमक जैसी साबित होती जा रही हैं, जो कि धीरे धीरे सरकारी खजाने को खत्म कर रही हैं। मुफ्त में बिजली, पानी, बस यात्रा जैसी सुविधाएं समाज के एक वर्ग के लिए भले ही राहत हो, लेकिन जरा सोचिए आखिर ये पैसा आता कहां से है? लाजमी है सरकारी खजाने से। हाल ही में तबाह हुई श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि देश की इकोनॉमी के लिए ये मुफ्त का लॉलीपॉप कितना कड़वा साबित हो सकता है। कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए मेरे दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा है। जानकारी के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी गौरव की तरफ। मुफ्त बांटने वाली राजनीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका का आज केंद्र सरकार ने भी समर्थन किया। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर इसी तरह से फ्री बांटने वाली राजनीति चलती रही तो एक दिन अर्थव्यवस्था के ढहने का दिन हो जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं, मसलन विधि आयोग, चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन हो चाहे रिजर्व बैंक, इन सभी को आपस में सुझाव करके फैसला लेना चाहिए कि आखिर इस मामले में किस तरह की गाइडलाइन बनाई जा सकती हैं। इस मामले में जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है ये उचित नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग के वकील की तरफ से कहा गया कि उन्होंने पहले ही इस मामले में जवाब दाखिल करके कहा है कि फ्री बांटने वाली राजनीति को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनाव आचार संहिता में शामिल कर देना चाहिए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ चुनाव के वक्त लागू होता है, लेकिन बाकी के 4 साल राजनीतिक दल जो चाहते हैं वो करते हैं। ऐसे में इस मामले में हमें गंभीर विचार करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई आने वाले हफ्ते के गुरुवार को होगी, जहां पर केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग और तमाम महत्वपूर्ण संस्थाएं इस बारे में अपना सुझाव देंगी कि फ्री बांटने वाली राजनीति से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि तमाम राज्य सरकारें मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रेवड़ियां बांटती हैं, लेकिन उससे उन राज्यों पर कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी पूर्ति करने के लिए वो शराब की दुकानें खोल रही हैं और जो कि देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज को भी बिगाड़ रहा है।
चलिए, तो ये अपडेट है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ करुणा नंदी जी और अमिताभ तिवारी जी बने हुए हैं। मेरा पहला सवाल करुणा जी आप ही से होगा। मैं अर्थनीति पर आऊंगा, कुछ समय पे हम पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन पहला सवाल मेरे मन में ये आता है कि चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि सरकार का क्या रोल है, कोर्ट का क्या रोल है, अलग अलग रोल्स बहुत क्लियर किए गए हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सामने आना और ये टिप्पणी देना और उसके बाद ये कहना सरकार को कि उन्हें कुछ कदम उठाने चाहिए, क्या ये सही है? ये एक बहुत मुश्किल मुद्दा है, और ये इस मुश्किल को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसी के ऊपर टिप्पणी की है। ये जो दुविधा है, ये एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है 2013 की जजमेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बारे में सोचा गया है। इस केस में तमिलनाडु के दोनों पार्टीज AIADMK और DMK मुफ्त प्रॉमिसेस कर रहे थे। में से एक पार्टी कलर टीवीज प्रॉमिस कर रहे थे वोटर्स को। अब दिक्कत ये है कि कलर टीवीज और आप फ्री राशन, बिजली, पानी, जो कुछ जगह ज़रूरत होगी, जिसकी कुछ जगह में ज़रूरत होगी, इसमें आप अंतर कैसे करेंगे? और इसमें कोर्ट को अंतर करना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को इस मामले में आना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है, जो हमारे चीफ जस्टिस भी आज कह रहे थे, कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के टाइम ही फिर इलेक्शन कमीशन इस एरिया में आते हैं, तो फिर इनका ज्यूरिसडिक्शन फिर उस तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है कि नहीं? ये तो ठीक कहा कि ये चीज लोकसभा में सारे पॉलिटिकल पार्टीज साथ बैठ के इस चीज पे अग्री हो सकता है नहीं करेंगे, क्योंकि कोई चीज को रोकना नहीं चाहता। लेकिन आप ये भी याद रखें कि एक PIL पिटिशनर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी तेजी से आके जो अग्री कर रही है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है और ये बीजेपी के इंटरेस्ट में है, तो किसके इंटरेस्ट में नहीं है? आम आदमी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। वो मतलब फ्री बस फॉर वुमेन प्रॉमिस कर रहे थे, एग्जाम्पल, विच आई एम वेरी मच इन फेवर। वो उस चीज को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो औरतों और लड़कियों के लिए कई एजुकेशन खोल देता है, जॉब खोल देता है, रोजगार देता है। तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल चीज है कोर्ट के लिए, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन के लिए। Exactly. लेकिन पर डिस्कशन, मतलब इट्स वर्थ डिस्कसिंग। आई थिंक ये पार्लियामेंट के लिए ज्यादा सही रहेगा। एग्जैक्टली तो यही मन में सवाल था कि कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आना कितना सही है। अमिताभ जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका आर्थिक एंगल समझना चाहूँगा। एक पॉलिटिक्स के लिहाज से ये जो फ्री सामान बांटने की बात, जो रेवड़ी कल्चर हम कह रहे हैं जिसे, वो पॉलिटिक्स के लिहाज से तो अच्छा है। आपने एक बार उसको लागू किया, आपकी सरकार बनी, आपने फिर वही फॉर्मूला लागू किया, अगली बार फिर आपकी सरकार बनी। केजरीवाल साहब जो हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, पंजाब में भी सरकार उन्होंने जीती। लेकिन इसका इंपैक्ट तो एट द एंड ऑफ द डे पड़ता है आम लोगों की जेब पर, क्योंकि सरकार ये पैसा कहां से खर्च कर रही है? वो अपने खजाने से खर्च कर रही है, जिसमें लोग टैक्स के जरिए वो पैसा भर रहे हैं। तो कितना खतरनाक ये है, और कैसे पार्टियों को बैलेंस बनाने की जरूरत है इस पॉलिटिकल एम्बिशन और इकोनॉमिक बैलेंस के बीच? देखिए, जैसा इंग्लिश में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो जैसा आपने कहा कि फ्री जो है ये फ्री होता नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी दाईं जेब से निकाल करके पैसा आपकी बाईं जेब में डाला जा रहा है। तो किसी न किसी को तो इसका जो खर्च है वो वहन करना पड़ता है, और जब किसी न किसी की हम बात कर रहे हैं तो यानी हम जैसे करदाताओं को ही इसका वहन जो है वो करना पड़ता है। दूसरी बात, इससे क्या हो रहा है कि काफी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई है फ्रीबीज की। कोई कह रहा है हम 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम 2,000 रुपए देंगे, तीसरी पार्टी कहती है हम 3,000 रुपए देंगे। हम स्टेट्स की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक हालत को भी हम समझ रहे हैं, कैसे हमारे जो डेट है जो स्टेट्स का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। डेट टू GDP रेशियो भी हमारी स्टेट्स की खस्ता होती जा रही है, और खास करके जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है, सेंटर और स्टेट्स का कंबाइंड। तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अब वो इलेक्शन कमीशन थोपती है, सुप्रीम कोर्ट थोपती है, या पॉलिटिकल पार्टीज खुद पार्लियामेंट में डिबेट के द्वारा थोपते हैं, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। देखिए, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो जो गरीब और डाउन ट्रॉडन है उनको तो सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब भी ये फ्रीबीज की अनाउंसमेंट होती है तो उसमें एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया मेरे हिसाब से जरूर लगा देना चाहिए। सबके लिए ये चीजें फ्री नहीं होनी चाहिए, यानी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो फ्री नहीं ही होना चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके स्टेट के बजट को इम्पैक्ट करता है। करेक्ट। तीसरी बात यह है कि एक थोड़ा, जैसे करुणा जी कह रही हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कहीं पे भी ऐसा कोई रिसर्च नहीं एस्टैब्लिश करता है कि फ्रीबीज जो पार्टी अनाउंस करती है वो चुनाव जीतती है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस 200 सीटें जीत जाती यूपी में, उनकी 2 सीटें भी नहीं आई, क्योंकि सारी पार्टीज जब फ्रीबीज अनाउंस कर रही हैं तो कहीं ना कहीं पे कैंसल आउट हो जाता है। और ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे वोटर के विवेक पे भी एक सवाल उठ रहा है कि फ्रीबीज जहां पे मिल रहा है वहीं वोटर वोट करता है। तमिलनाडु का भी उदाहरण आया हमारे सामने, तमिलनाडु से ये कल्चर शुरू हुआ है, लेकिन वहां तो हमेशा 5 साल में सरकार बदल जाती है। अगर फ्रीबीज कल्चर इतना इंपॉर्टेंट होता तो एक जो सरकार फ्री में टीवी या वॉशिंग मशीन बांट रही है वही सरकार बार बार जीत के आती। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं, इतना सिंपल इशू नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन के लिए भी अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाना है तो वो भी एक आसान बात नहीं है। लेकिन एक क्या चीज आपको जरूर ये है लगता है कि चूंकि पार्टियां तो खुद होकर इस तरह का कदम शायद न उठाएं, क्योंकि उनको दिखता है कि अगर हम फ्रीबीज देंगे तो हमारी सीटें जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना, क्या यही एक लॉजिकल रास्ता दिखाई देता है कि अब कोर्ट सामने आए और वो डायरेक्ट करे, चाहे वो पार्टियां हैं उनको या सरकार है उसको? एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि यहाँ पर बीजेपी तो नहीं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है जब वो कर रही होती है, जब वो सरकार में होती है तब वो कई तरह के फ्रीबीज अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत देती है, वो चलता है। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, उज्ज्वला योजना है या और दूसरी तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, वो चलता है। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां ऐसा करती हैं तब समस्या शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा मुद्दे को? तो वही बात है, मतलब फ्रीबी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्या फ्री पावर, पानी ये फ्रीबी है, या जो आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना या पीएम किसान निधि ये भी एक फ्रीबी है, डीबीटी भी एक तरह का फ्रीबी है? ये क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है ना। लेकिन इस डिबेट से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू जरूर सामने आ रहा है कि जब भी फ्रीबी की अनाउंसमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज पे ये प्रेशर बनना चाहिए कि किस तरह से ये फ्रीबी जो है वो फाइनेंस की जाएगी और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है स्टेट बजट पर, ये जरूर उन्हें बताना चाहिए, पहले ही बताना चाहिए। इसका एक ब्लूप्रिंट बताना चाहिए कि ये जो फ्रीबी अनाउंस हो रहा है इसका खर्चा इतना होने वाला है, और स्टेट जो है इस तरह से, यानी ये एडिशनल टैक्सेस लगा करके या किसी और डिपार्टमेंट का बजट कम करके इस स्कीम को फाइनेंस करेगी। उससे क्या होगा, लोगों को दिख जाएगा राइट पॉकेट और लेफ्ट पॉकेट वाली बात की फ्रीबी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन शायद किसी दूसरे विभाग का बजट जो है वो कम हो रहा है, या फिर एडिशनल टैक्स लगा करके इसकी फाइनेंसिंग हो रही है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जरूर पॉलिटिकल पार्टीज पे डालने की जरूरत है, और एक ब्लूप्रिंट, ताकि वो देश के सामने या राज्य के सामने पेश करें कि ये जो फ्रीबी अनाउंसमेंट है उससे बेनिफिट क्या होने वाला है, और स्टेट के फाइनेंस पे, फिस्कल डेफिसिट पे, डेट टू जीडीपी पे अल्टीमेटली नेक्स्ट 5 सालों में क्या असर होने वाला है। जरूरी है कुल मिलाकर इस पूरे मामले में, और ये अंत में घूम फिरकर बात पॉलिटिकल पार्टीज पर ही आ जाती है। जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि वो किस तरह से इस पूरे फ्रीबीज के मामले को, या जिसे हम रेवड़ी कल्चर अभी कह रहे हैं, इसको कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग हो, वो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकते हैं, लेकिन वो लागू हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, अंत में पार्टियों के हाथ में ही ये बात आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी और करुणा जी, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो में अब बात करते हैं मार्केट और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों की। लगातार हम देख रहे हैं कि छठे कारोबारी दिन आज शेयर बाजार जो है वो तेजी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी निचले स्तरों से चढ़कर 17,388 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने देखा 214 अंकों की तेजी देखने को मिली। हालांकि बैंकिंग में कुछ हल्का दबाव जरूर दिखा और बैंक निफ्टी 35 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ।
जोमैटो का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी फोकस में रहा है। भारी गिरावट के बाद अब कई ब्रोकरेजेस ने शेयर को 100 रुपए तक का टारगेट दे दिया है। लिस्टिंग के बाद से ही कंपनी के मैनेजमेंट ने मीडिया से बहुत कम बातचीत की है, लेकिन आज मेरी सहयोगी नयनतारा राय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने बताया कि कंपनी को मुनाफे की तरफ ले जाने की उनकी क्या योजनाएं हैं और ब्लिंकिट की खरीद के पीछे जोमैटो की सोच क्या थी। आज हम जोमेटो के ऑफिस आए हैं दीपिंदर गोयल का इंटरव्यू करने के लिए। धन्यवाद, आज आपने हमें थोड़ा समय दिया। फाइनली आईपीओ के बाद मुलाकात हो रही है। आप इन्वेस्टर से नहीं मिलते, शेयर होल्डर से नहीं मिलते, मीडिया से नहीं मिलते। अब 1 साल हो चुका है आपका दलाल स्ट्रीट में। मिलना शुरू करेंगे? कोशिश तो जारी है, कोशिश कर रहे हैं। आपने तो मार्केट्स की बात सुन ली, एक बारी एक टाइमलाइन भी दे दिया आप प्रॉफिट के बारे में, जो आप कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। तो लग तो रहा है कि अब आप स्टॉक मार्केट्स की आवाज़ फाइनली सुन रहे हैं। सुन भी रहे हैं और आई थिंक जैसे ही हमें पता चला कि हम प्रॉफिट कर लेंगे कुछ देर में, वैसे ही हमने बोल दिया कि हम कर लेंगे। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम कब करेंगे। जैसे ही हमें पता चला हम कब करेंगे, हमने सबको ना बता दिया कि कब करेंगे। और इस बार जो अर्निंग्स आई है दीपिंदर गोयल, उसमें एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। पहली बार फूड डिलीवरी का ब्रेक इवन हो चुका है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। करना चाहते हैं। हाँ, पर आपके पास एक आर्च राइवल है ना, स्विगी, जो लिस्टेड नहीं है। उन्होंने भी $2 बिलियन रेज किया था पिछले साल। वो भी खर्चाई करते रहेंगे, कैश बर्न करते रहेंगे, तो अब कैसे करेंगे? मार्केट शेयर लॉस नहीं हो जाएगा? वो तो 1 साल से चल रहा है। 1 साल से हम पब्लिक हैं और बाकी सब प्राइवेट हैं, तो ये तो 1 साल से चले जा रहा है। हम लोग बस अपने कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करे जा रहे हैं एंड हमारे लिए वो काम कर रहा है। तो अगर प्रॉफिटेबल भी होना होगा, डिस्काउंटिंग नहीं हो पाएगी, कम ऑफर्स देने पड़ेंगे, उससे मार्केट शेयर कैसे रखोगे फिर? मार्केट शेयर डिस्काउंटिंग से बहुत कम हिलता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, सब कहते हैं कंज्यूमर बहुत प्राइस कॉन्शियस है। मुझे लगता है कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा है प्राइस कॉन्शियस से। और आप मतलब अगर आप 50% डिस्काउंट दोगे और क्वालिटी कम करोगे तो मे बी कुछ फ़र्क आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप 5% चीपर हो, 7% चीपर हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि क्या हुआ स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ हुआ? सब जोमेटो के बारे में इतना बोल रहे थे, आपको बहुत प्यार भी मिला, लव मिला। पहले दिन देखो कैसा लिस्टिंग बम्पर हुआ। इट्स बिटर स्वीट। पहले मिठास थी, अब थोड़ा कड़वापंती लग रही है। क्यों, क्या हुआ? काफ़ी सालों से जोमेटो को चलाते हुए कितने 13-14 साल हो गए हैं, और हमारे लिए जब भी कुछ अच्छा होता है ना, कुछ भी व्हेन एवर समथिंग गुड हैपन्स, कुछ ख़राब तो होता ही है 15 दिन बाद। तो आई थिंक दिस इज़ द नेचर ऑफ द मीडिया एंड द वर्ल्ड कि व्हेन समथिंग गोज अप इट कम्स डाउन। सो आई थिंक वही हुआ हमारे साथ। वही हुआ। आपके वजह से कुछ नहीं हुआ, कंपनी की वजह से कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, हमारी वजह से भी हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हमने कुछ खास उस हफ्ते किया जब सब कुछ ख़राब हो गया। हाँ। तो वो तो आई थिंक जब सब कुछ अच्छा था तो स्क्रूटनी बढ़ी। आई थिंक 20% स्क्रूटनी फेयर थी, 80% स्क्रूटनी अनफेयर थी, एंड साइकिल चलता रहा काफ़ी देर के लिए। मार्केट्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ब्लिंकिट को ख़रीदा क्यों? क्योंकि कितना बड़ा हो सकता है ये धंधा कि आप लोगों को ग्रोसरी, स्टेशनरी वगैरह 10 मिनट में पहुंचाएंगे, और वो भी कितना आर्म्स लेंथ में हुआ है। बिकॉज ये भी इतनी सारी बातचीत हुई है कि एक जोमेटो के को फाउंडर है, उनकी शादी हो चुकी है ब्लिंकिट के को फाउंडर से। तो इसके बारे में आप बातचीत करना चाहेंगे? क्यों खरीदा, क्यों आपने? ख़रीदा इसलिए क्योंकि जो क्विक कॉमर्स बिज़नेस है वो हमारे फूड ऑर्डरिंग बिज़नेस के काफ़ी लाइक सिमिलर है, और हमें लगा कि अगर फूड डिलीवरी बिज़नेस एक साइज़ तक पहुंचेगा तो ब्लिंकिट का बिज़नेस भी उस साइज़ तक पहुंच पाएगा, और जो हमें बिज़नेस चलाना आता है वही वाली स्किल्स हम यहाँ भी यूज़ कर पाएंगे। तो
और जितने पैसे हमें ज़ोमेटो को बनाने में लग गए हैं उससे बहुत कम लगेंगे ब्लिंकिट को वहाँ तक लेकर वो आने में। इसलिए अब तो हमने आप कह रहे हो कि $300 मिलियन के आसपास, पहले आप 400 मिलियन बोल रहे थे। ज़ोमेटो को उससे ज़्यादा लगे हैं बनाने में, हाँ। काफ़ी ज़्यादा लगे हैं उसको बनाने में। तो ब्लिंकिट को कम पैसे लगने चाहिए बिकॉज आई थिंक ज़ोमेटो में बहुत सारी गलतियाँ करी हमने जो कि हम दोबारा नहीं होपफुली रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो बट जब जोमेटो बढ़ा रहे थे तो आप अकेले थे, स्विगी बाद में आया, वो डोपल ही रहा है। यहाँ जो अलग चीज़ ये है कि आप है ब्लिंकिट, टाटाज हैं, मुकेश अंबानी के साथ डिलीवरी में भी है। बहुत देर के लिए बहुत लोग थे, राइट। इवेंचुअली 2 हाईएस्ट क्वालिटी सर्विसेज बची, तो यहाँ मतलब वो पे फूड पांडा वांडा चले गए थे। बहुत लोग थे और उनके भी बहुत बड़े बैकर्स थे, ऐसा नहीं था कि उनके बैकर्स नहीं थे। उबर ईट था जो Uber आपने Eats था, खरीदा था, जो अब आप एग्जिट किया आज उन्होंने स्टॉक मार्केट से, है ना। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ सर्विस मायने वो रखती है एट द एंड ऑफ द डे। एंड ब्लिंकिट हम फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी हो। ब्लिंकिट क्या जोमेटो से ज़्यादा बड़ा हो सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि जब स्विगी ने इंस्टामार्ट अपना क्विक कॉमर्स की बात की थी, उन्होंने यही बोला हम मानते हैं कि इंस्टामार्ट एक दिन स्विगी से ज़्यादा बड़ा होगा। जोमेटो की क्या राय है? मैं चाहता हूँ कि ब्लिंकिट ज़ोमेटो से बड़ा बने और मैं चाहता हूँ कि ज़ोमेटो ना ब्लिंकिट से बड़ा बने। कम्पीट करें आपस में दोनों कि कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कंपटीशन इज़ हेल्दी फॉर यू। एब्सोल्युटली। आप ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हैं जब कंपटीशन होता है? कंपटीशन में परफॉर्म हम अच्छा शायद नहीं करते हैं। आई थिंक प्रेशर में हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई थिंक जब से हमने कंपटीशन के बारे में सोचना बंद किया है तब से हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा कस्टमर को सेंटर पे रख के काम कर रहे कस्टमर हैं। को किंग मानने लगे। कस्टमर को किंग तो मान क्या पहले आप कंपटीशन को किंग मान रहे थे? कंपटीशन को रिएक्ट नहीं करना है, राइट। हमें कस्टमर की नीड्स को सुनना है और उनकी बात सुन के क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस करना है। हमें कंपटीशन के बारे में ऑब्सेस नहीं करना है। एंड शुरू में हम करते थे एंड अच्छा नहीं होता था हमारे साथ आउटकम उस चीज़ का। जब से हमने वो बंद किया तब से चीज़ें अच्छे से होने लगी आसपास। अच्छा, और ब्लिंकिट के अगर एक और बातचीत करें, जो बहुत लिखा गया है इसके बारे में कि क्या ये डील आर्म्स लेंथ में हुई थी, क्या ये तो नहीं है कि एक कोठरी बनी हुई है, जैसे आप हैं, अरविंदर धिंसा है, उनकी बीवी जो है वो जोमेटो की को फाउंडर है, क्या ये सब आर्म्स लेंथ में हुआ है? ये दूसरी प्रॉब्लम हुई है मार्केट। पहली बात, अगर हम कुछ भी करना चाहें ऐसा तो हमारा बोर्ड है, हमारे लीगल वो एडवाइज़र्स हैं, शेयर हमारे होल्डर्स को वोटिंग करनी है, कोई ना करने ही नहीं देगा। पहली बात कि अगर हम ये कुछ गड़बड़ करना भी चाहें तो कोई करने भी नहीं देगा। अच्छे लोग हैं आसपास बैठे हुए हैं जो सब देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो दूसरी बात, हम ना खुद ही नहीं करना चाहते ऐसा कुछ। तो आकृति तो आई थिंक उसके जो एथिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो बियॉन्ड पार, लाइक वेरी गुड, लाइक टॉप ऑफ द चार्ट्स। तो वो तो खुद ही इसको इस वाली डील में बोल दिया, यार ना मेरे से बात करना है इसके बारे में, बताना भी मत कुछ इसके बारे में, आप लोग कर लो, मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे और मेरे काम के परव्यू में ये डील आती नहीं है। तो इट वॉज क्लीन। इट वाज क्लीन। हाँ, द बोर्ड न्यू दैट। आज तो अरविंदर धिंसा को इधर होना था, वो आया ही नहीं, क्या हुआ? उसने मुझे बोला तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। तो अपने स्टोर्स विजिट करने गया है आई थिंक। तो आपका ये भी काम हो चुका है ना, हम पत्रकारों से मिलने का काम हो चुका है ना, उन्होंने डिसाइड कर दिया है। मेरी ये टीम तो बोल रही है मेरे को कि हम लोग कर लेंगे बिजनेस, तो अब तू एक्सटर्नल काम कर। तो चलो नेक्स्ट क्वार्टर भी हमारी मुलाकात शायद हो जाए, होपफुली यस। आज हम बात कर रहे हैं, उबर ने अपना स्टेक बेच दिया ब्लॉक डीज में 32 पंच ट्रेड्स में। आपने देखा किस प्राइस में, ऑलमोस्ट 50 रुपये शेयर प्राइस। क्या लगता है वो प्राइस देख के, और फिर इसका लार्जर मैसेज क्या हो सकता है इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए? मेरा कोई रिएक्शन नहीं है उसको। मुझे कुछ आइडिया नहीं है उबर ने क्यों बेचा, क्या सोच के बेचा, क्या उनके पास भी प्रेशर था, क्या उनके पास प्रेशर नहीं था, क्या उनको ये अट्रैक्टिव प्राइस लग रहा था, क्या उनको बैड प्राइस लग रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पब्लिक कंपनी है हम, और लोग अब कुछ भी करते हैं स्टॉक के साथ, उनकी मर्ज़ी है ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना उनको। तो जितना मुझे पता चला है कि जब उन्होंने बेचने को डाले अपने शेयर्स तो वो आई थिंक 2.5x या 4 टाइम्स डिमांड थी उनके शेयर्स के लिए, जिसका मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, लार्ज वंस,
हमारा स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं। इस चीज़ में खुशी मिलती है मुझे, बाकी हम राइट ऑफ नहीं हुए हैं लोगों की बुक्स में। पीपल आर स्टिल दे आर स्टिल थिंकिंग कि हाँ हम अच्छा करेंगे फ्यूचर में। आप दिन में कितनी बार अपनी स्टॉक प्राइस देखते हैं? मैं जनरली बिल्कुल भी नहीं देखता। 3:30 बजे भी नहीं देखते? ना ना ना, एक ही चीज़ थोड़ी रह गई है लाइफ में, काम करना है। स्टॉक प्राइस तो अपने आप ऊपर नीचे जाता रहेगा। हफ्ते में एक बार ही देखते हो? जब मुझे कोई व्हाट्सएप करता है तूने स्टॉक प्राइस देखा, तब मैं देखता हूँ कि तो अच्छा। रोज आते होंगे ऐसे मैसेज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं आते। जब कुछ मेजर हिलता है तब आते हैं मैसेज। रेगुलर ऊपर नीचे नोबडी मैसेजेस, कोई मैसेज नहीं आता। एक और, जब आप जोमेटो की बात करते हैं, आजकल ये भी सब बोल रहे हैं कि आजकल के मौसम में रोज आते हैं। हाँ, वही कह आजकल आईटीसी के जो पहले मीम्स होते थे ना, वो आजकल जोमेटो के बन रहे हैं। बट दैट्स द लास्ट 7 days, लाइक लास्ट 7 दिनों में ऐसा हाँ। हो रहा है। उसके पहले तो आई थिंक 2-3 महीने किसी का कोई मैसेज नहीं आया था। अच्छा, नहीं आया था। आजकल जब हम जोमेटो की भी बात करते हैं ना, वो सब ये भी पूछते हैं कि क्या लोग ना बिल्स की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सब जगह सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये दाम है, अगर जोमेटो से ऑर्डर करेंगे ज़्यादा महंगा है। आप बताइए कि हो क्या रहा है? आई थिंक बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे, 1-2%, 3% मैक्सिमम, जो अपनी प्राइसिंग जोमेटो पे अपने रेगुलर मेन्यू से ज़्यादा डालते हैं। और माइनॉरिटी है ये, बहुत कम रेस्टोरेंट्स। और रेस्टोरेंट्स अपना प्राइस जोमेटो पे खुद करते हैं सेट, हम लोग नहीं करते हैं। तो उनके पास चॉइस है कि वो ज़्यादा प्राइस करें, सेम प्राइस करें, कम प्राइस करें। रेस्टोरेंट की वो टोटल चॉइस होती है। तो हम लोग प्राइसिंग के साथ ना खेल सकते हैं, ना खेलना वो हम लोग को ये चाहते हैं। प्राइसिंग रेस्टोरेंट का पार्ट है। तो ये 1-2% रेस्टोरेंट्स हैं जो लोग ये करते हैं। आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस और पोटेंशियल ऑफ द बिज़नेस के लिए नहीं करते हैं। हमें डेटा में भी दिखता है कि कस्टमर्स वापस नहीं आते हैं इन वाले रेस्टोरेंट के पास, जो रेस्टोरेंट्स फेयर हैं उनके पास ज़्यादा जाते हैं। तो आई थिंक ये चलता जा रहा है। ओवर टाइम ख़त्म हो जाएगा जब सब ऐसे 1-2% रेस्टोरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी बात नहीं है, कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स और 2 लाख रेस्टोरेंट ओनर के साथ हम काम करते हैं, हो सकता है उनमें से 10,000 सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही इस बिज़नेस में हों, है ना। कोई गलत थोड़ी है, मतलब किसी की मर्जी है कि उनको शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है। मे बी वो ठीक अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। तो चलो, अब आप सबको भी पता लग जाएगा क्यों कभी कभी बिल्स में डिफरेंस है। दीपेंद्र गोयल, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। काफी दिलचस्प चर्चा यहाँ पर जोमेटो के टॉप मैनेजमेंट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान जिंक में केंद्र सरकार की बची हुई हिस्सेदारी बेचने के लिए अगले महीने से रोड शो शुरू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 10% सरकारी हिस्सेदारी बेची जाएगी। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो रेजिडुअल स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, वो 29.5% है, जिस पे कैबिनेट अप्रूवल उसको सेल करने के लिए ऑलरेडी मिल चुका है गवर्नमेंट को। तो जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि OFS लाने के लिए हिंदुस्तान जिंक में रोड शोज़ दीपम स्टार्ट कर सकती है नेक्स्ट मंथ सितंबर में। ये भी हम जानते हैं कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं हिंदुस्तान जिंक के अपॉइंटमेंट के लिए, उसका बिडिंग प्रोसेस ओवर हो चुका है और बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट हुए हैं हिंदुस्तान जिंक के OFS के लिए। ये भी हम जानते हैं कि जो मर्चेंट बैंकर्स का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 2 साल के लिए हुआ है। तो गवर्नमेंट ये एम कर रही है कि लगभग 2 से 3 साल में ये जो रेजिडुअल स्टेक है अपना पूरा सेल कर देगी हिंदुस्तान जिंक में। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो ये फर्स्ट जो OFS का जो ट्रांच गवर्नमेंट एम कर रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के अराउंड रहेगा, जो हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट लाने की सोच रही है। और 29.5% स्टेक जब पूरा सेल हो जाएगा, इससे गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली ₹40,000 करोड़ मिलेगा। और ये भी हम जानते हैं कि 2009 से, क्योंकि वेदांता के साथ आर्बिट्रेशन चल रहा था, जिसके चलते गवर्नमेंट ये रेजिडुअल स्टेक सेल नहीं कर पाई, इसीलिए अब जब सितंबर में ये सूत्र बता रहे हैं कि जब रोड शोज़ हो जाएंगे, उसके बाद ये देखना रहेगा कि जो फर्स्ट ट्रांच होगी OFS के हिंदुस्तान जिंक में, उससे गवर्नमेंट को कितना अमाउंट गवर्नमेंट रेज कर पाती है दीपम, ताकि उसका ₹65,000 करोड़ का जो टारगेट है इस साल का, उसको थोड़ी हेल्प मिले मीट करने के लिए।
स्पाइसजेट अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में स्पाइसजेट की मिडिल ईस्ट और देश के एक बड़े उद्योगपति से बातचीत चल रही है। इस खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। स्पाइसजेट एयरलाइन में हिस्सेदारी बिक्री को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक स्पाइसजेट एयरलाइन के प्रमोटर अजय सिंह फिलहाल मिडिल ईस्ट की एक एयरलाइन के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जो मिडिल ईस्ट की एयरलाइन है ये स्पाइसजेट एयरलाइन में 24% हिस्सेदारी लेने के लिए इस वक्त उनकी बातचीत चल रही है। और सिर्फ 24% हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट में एक बोर्ड सीट को लेकर के भी इस वक्त बातचीत चल रही है। अजय सिंह का स्पाइसजेट एयरलाइन में तकरीबन 60% का स्टेक है, जिसमें वो 24% हो सकता है आने वाले वक्त में निकाले, क्योंकि बातचीत काफी दौर आगे बढ़ चुकी है और ये फाइनल शेप यानी कि अंतिम दौर में बहुत जल्द पहुंच सकती है। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी इशारा किया कि सिर्फ ये मिडिल ईस्ट एयरलाइन ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ भी अजय सिंह की बातचीत चल रही है और ये बड़े बिजनेसमैन स्पाइसजेट एयरलाइन में कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। स्पाइसजेट एयरलाइन जो लगातार वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है, उसको फौरी तौर पर लिक्विडिटी या फिर पैसों की जरूरत है ताकि वो बाजार में इंडियन एविएशन में बनी रहे। स्पाइसजेट एयरलाइन कोविड के बाद से ही लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर वो लॉसेस या अपना नुकसान वो पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। यही वजह है कि अब स्थिति इतनी गंभीर पहुंच गई है कि अगर फौरी तौर पे कोई निवेशक स्पाइसजेट एयरलाइन को नहीं मिलता है तो उनका उड़ान भरना शायद ये और मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि अजय सिंह जो कि स्पाइसजेट एयरलाइन के प्रमोटर है वो लगातार मिडिल ईस्ट के इस एयरलाइन के साथ बातचीत कर रहे हैं। और चूंकि मिडिल ईस्ट में 3 ही बड़े नाम हैं, एक कतर एयरवेज, एमिरेट्स एयरवेज और एतिहाद एयरवेज, माना जा रहा है इनमें से किसी एक के साथ उनकी बातचीत जल्द ही फाइनल शेप ले लेगी। स्पाइसजेट एयरलाइन का इस पूरे मसले पे यही कहना है कि वो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन के लिए लगातार निवेशकों से बात करते हैं, लिहाजा इस बात का वो पुष्टि कर रही है स्पाइसजेट एयरलाइन की बातचीत हो रही है जो जल्दी एक फाइनल शेप ले सकती है। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 15 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। पूरी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक से गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल कैबिनेट ने शुगर सीजन 2022-23 के लिए शुगर केन पर जो एफआरपी होती है उसमें बढ़ोतरी का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के हिसाब से एफआरपी में प्रति क्विंटल 15 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इसका मतलब ये है कि शुगर सीजन 2022-23 के लिए जो एफआरपी है वो 305 रुपए पर क्विंटल जो है वो तय किया गया है, जो कि इस वक्त 290 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 2022-23 के लिए जो एफआरपी कैलकुलेशन के तौर तरीके हैं जो कि शुगर मिल्स की रिकवरी रेट के हिसाब से तय किए जाते हैं उसमें भी बदलाव किया जाए। उसके लिए जो रिकवरी रेट तय की गई है वो है 10.25%। तो इसका फायदा जो है किसानों को होने जा रहा है। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है कि वैसे किसान या वैसे शुगर मिल्स जहां पर रिकवरी रेट 9.5% या उससे कम है वहां पर किसानों को नुकसान न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि किसी भी सूरत में जो एफआरपी है वो कम से कम 282 रुपए पर क्विंटल देना ही देना है किसानों को। तो इससे किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार के अनुमान के हिसाब से करीब 5 करोड़ शुगर फार्मर्स जो है, शुगर केन फार्मर्स जो हैं, उनको इसका फायदा होने जा रहा है। और शुगर सीजन 2022-23 में इस बात ये उम्मीद जताई जा रही है कि शुगर मिल्स जो है करीब 36 लाख टन शुगर की खरीद जो है वो करेंगे। तो जाहिर तौर पे किसानों के भुगतान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये फैसला जो है शुगर सीजन 2022-23 के लिए लागू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2022 से होगी और जो कि सितंबर 2023 तक रहेगी। 5 अगस्त यानी शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि आरबीआई अपनी दरों में करीब 0.5% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर अनुमान के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी हर्ष। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अनाउंसमेंट शुक्रवार को होगा और एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 0.5% रेट हाइक होगा। अभी रेपो ऑलरेडी 4.9% पे है। ऑलरेडी 0.9% का रेट हाइक कर चुकी है आरबीआई लास्ट 2 मीटिंग्स में, और एक उसमें से मई वाला मीटिंग था जो शेड्यूल्ड भी नहीं था। और अब एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 35 to 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, विच इज़ 0.35 to 0.5% का हाइक होगा। और मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट हमने जो पोल किया है वो 0.5% का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें जो आरबीआई फोकस रखती है जब रेट हाइक करती है, एक है कि इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी काफ़ी एलिवेटेड है, 3 से 4 महीने से 7% प्लस इन्फ्लेशन है।
और ये पूरे साल में 6% जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है उससे ज़्यादा ही आया है इन्फ्लेशन 2022 कैलेंडर ईयर में। अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी आरबीआई ने काफ़ी कम कर दिया है। 7.8% का पहले FY23 का ग्रोथ प्रोजेक्शन था, अब 7.2% ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ग्रोथ भी नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी एलिवेटेड है, तो वो दोनों चीज़ें को बैलेंस करने के लिए आरबीआई की उम्मीदें है कि अराउंड 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा। और अब ये साल में और लास्ट 3 महीने में ही 1.4% का रेट हाइक ऑलरेडी आरबीआई कर चुका है। काफ़ी लिक्विडिटी भी विड्रॉ हो चुका है। सो लार्जली ये पर्टिकुलर वीक आरबीआई पे सब लोगों की नज़र। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक रैंसमवेयर अटैक में के मामलों में करीब 51% का इजाफा हुआ है। ये खुलासा CERT-IN की H1 2022 की रैंसमवेयर रिपोर्ट में हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, CERT-IN यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रैंसमवेयर अटैक्स पर अपने फर्स्ट हाफ यानी कि 2022 के फर्स्ट हाफ की एक रैंसमवेयर पर रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भी रैंसमवेयर अटैक्स इंडिया में रुक नहीं रहे हैं, उल्टा ये बढ़ रहे हैं। अगर हम इनको पिछले साल से यानी 2021 के फर्स्ट हाफ से कंपेयर करेंगे तो 2022 के फर्स्ट हाफ में रैंसमवेयर अटैक्स 51% बढ़े हैं। और जो अटैक्स हो रहे हैं वो डाइवर्स सेक्टर्स में हो रहे हैं, आईटी सेक्टर में हो रहे हैं, डेटा सेंटर्स में अटैक्स हो रहे हैं और फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी सामने निकल कर आया है कि ये जो रैंसमवेयर अटैक्स है सिर्फ इन सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जैसे कि ऑयल एंड गैस या पावर, ऐसे सेक्टर्स में भी रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने निकल कर आई है कि जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं वो बढ़ चुके हैं और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो जिस भी देश के लिए होते हैं उस पर भी ये अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी सामने निकल कर आया है कि जो कुछ ऐप्स होती हैं, जो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि एनी डेस्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन रैंसमवेयर अटैक्स को करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो CERT-IN ने ये एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जनरल पब्लिक को ये भी अवेयर कराया है कि किन किन तरह की एप्लीकेशन को नहीं खोलना है, किन तरह की फाइल्स को नहीं खोलना है और अगर आप अपना डेटा खो भी जाते हैं तो कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो रैंसमवेयर अटैक्स पर जो अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं वो 51% बढ़ चुके हैं और अभी साल खत्म होने को नहीं आया और सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि 2022 में ये रैंसमवेयर अटैक्स जब नेक्स्ट रिपोर्ट पब्लिश होगी तब सामने ये निकल कर भी आ सकता है कि पहले के साल में और इस साल में एक मेजर जंप देखने को भी मिल सकता है। खाने के तेलों की कीमत पर केंद्र सरकार कल एक अहम बैठक करने जा रही है। फूड सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऑयल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पूरी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। खाद्य तेल की कीमतों को लेकर के सरकार गुरुवार 4 अगस्त को एक अहम बैठक करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फूड मिनिस्ट्री के सचिव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स और साथ ही साथ जो बड़ी मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी तरफ से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा यही है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में खाद्य तेल की जो कीमतें हैं उसमें और कितनी नरमी या कमी लाई जा सकती है। सरकार का मत यह है कि लगातार जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही साथ भारत में जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल है उसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, लिहाजा जो खाद्य तेल की कीमतें हैं इसमें और कमी लाई जा सकती है और इसी को लेकर के सरकार गुरुवार को अहम बैठक करने जा रही है। इससे पहले भी सरकार ने 2 बार जो है खाद्य तेल को लेकर के बैठकें की थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि हाल के समय यानी कि पिछले तकरीबन 2 महीने में जो खाद्य तेल की कीमतें भारतीय बाजार में हैं उसमें तकरीबन 15 से 20 रुपए, यहाँ तक कि कई मामलों में 25 रुपए तक की कमी आई थी, लेकिन और कमी लाई जा सकती है, ये सरकार का मत है, जिसको लेकर के बैठक की जा रही है। सरकार का इसमें यह भी एक मानना है कि फिलहाल की जो स्थिति है, जो कमी आ सकती है वो तकरीबन 10 से 15 रुपए की रेंज में हो सकता है और ये यानी कि कमी आती है खाद्य तेल की कीमतों में तो जाहिर तौर पे आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए इसका बड़ा फायदा आम उपभोक्ता को मिलेगा। लेकिन जो कंपनीज हैं उनका अपना एक अलग मत है, जिसको लेकर के वो अपनी तरफ से राय मशवरा सरकार के सामने रखेंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट खाद्य तेल की कीमतों को लेकर के हो रहा है। लेकिन अभी इसमें पेच ये है कि जो ग्राउंडनट ऑयल है उसकी कीमतें फिलहाल ज्यादा कमी उसमें नजर नहीं आ रही है, जबकि जो अन्य तेल है मसलन पाम ऑयल जिसकी सबसे ज्यादा खपत होती है उसकी कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। यही वजह है कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल हैं उनकी कीमतों को लेकर के सरकार बैठक कर रही है और कोशिश यही होगी कि आने वाले समय में कुछ दिनों में ये जो खाद्य तेल की कीमतें हैं अलग अलग कैटेगरी में इसमें और कमी लाई जा सके। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।